नमस्कार, मैं हूं जायरा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे। आप फोन करके कानूनी राय भी ले सकते हैं। आज हम आपको गिफ्ट डीड के बारे में जानकारी देंगे और साथ में इस मसले से जुड़ी आपकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। गिफ्ट डीड एक दस्तावेज होता है जो एक से दूसरे शख्स को बतौर गिफ्ट प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के मुताबिक गिफ्ट के तहत आवासीय संपत्ति का ट्रांसफर एक दस्तावेज इंस्ट्रूमेंट के तहत होना चाहिए। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत घर गिफ्ट के तौर पर देने के लिए एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट तैयार कराना पड़ता है जिस पर उस शख्स के दस्तखत होते हैं जो प्रॉपर्टी गिफ्ट में दे रहा है। इसके अलावा दस्तावेज को 2 गवाहों से भी अटेस्ट कराना पड़ता है। इसका मतलब है कि कोई शख्स ऐसे ही प्रॉपर्टी को गिफ्ट में देने का फैसला नहीं कर सकता। इसके लिए उसे कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी होगी, जैसे कि सेल डीड के मामले में होता है। गिफ्ट डीड को सब रजिस्ट्रार दफ्तर में रजिस्टर कराना पड़ता है। जो लोग अपनी प्रॉपर्टी को बतौर गिफ्ट दे रहे हैं उन्हें ये बात पता होनी चाहिए कि जैसे ही गिफ्ट डीड रजिस्टर्ड होगी, मालिक का उस संपत्ति से स्वामित्व खत्म हो जाएगा। आयकर नियमों के मुताबिक 1 साल में किसी शख्स को जो गिफ्ट मिलते हैं उन पर पूरी तरह से छूट है, लेकिन 1 साल में इन गिफ्ट्स की वैल्यू 50,000 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये तो थी बुनियादी जानकारी। गिफ्ट डीड की ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता विकास वर्मा जी। विकास जी आपको गिफ्ट डीड से जुड़ी तमाम जानकारी देंगे। अगर आपका कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-612-7967। इसके अलावा आप 0120-612-7968 भी डायल कर सकते हैं। और हमारे अधिवक्ता विकास वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास जी, बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि आखिर गिफ्ट डीड होती क्या है? जी नमस्कार, इसका बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि समय समय पर बहुत अच्छे इश्यूज को लाती हैं। जी। और जब ये जो मुद्दे कॉमन मुद्दे होते हैं, जब ये आम जनता तक पहुंचते हैं, रीच होते हैं, तो इसका लाभ भी उन लोगों को मिलता है। जी। आपने मुझसे पूछा है कि गिफ्ट डीड क्या होती है। गिफ्ट डीड एक ऐसा दस्तावेज होता है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो हम अपने ब्लड रिलेशन में भी दे सकते हैं गिफ्ट किसी को, या अन्य किसी और शख्स को भी गिफ्ट डीड बना सकते हैं। एक ड्राफ्टिंग होती है जी। जो गिफ्ट करता है, दोनों जो गिफ्ट लेता है, इसके लिए हमें उस बंदे का आधार कार्ड, पैन कार्ड और 2 गवाहों की जरूरत होती है, और वो हम अपने रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर इस गिफ्ट डीड को रजिस्टर करा सकते हैं। जी जी। ये एक दस्तावेज होता है जिसकी कोई भी कंसिडरेशन, मतलब कोई भी लेन देन आपस में नहीं होता। आप इसको लाइक टोकन ऑफ लव एंड कुछ भी हम उसका नाम दे सकते हैं, क्योंकि जब हम किसी को गिफ्ट देते हैं तो हम बदले में उससे कुछ नहीं लेते हैं। जी जी। क्योंकि वो हम अपनी इच्छा से और अपने से हम उसको किसी फेवर में इसको कर सकते हैं। जी विकास जी, तो वहीं कुछ लोग प्रॉपर्टी को भी गिफ्ट डीड के तौर पर देते हैं, तो प्रॉपर्टी के लिए गिफ्ट डीड कैसे बनाई जाती है, इसकी क्या प्रक्रिया होती है? यहाँ पर एक आपको बहुत एक माइन्यूट सा डिफरेंस समझना होगा। कुछ लोगों को सेल डीड और गिफ्ट डीड का अंतर समझाना बहुत जरूरी है। जी जी। जब हम सेल डीड करते हैं या कोई अपनी प्रॉपर्टी सेल करते हैं, तो उसके बदले में हम उससे वो पैसा लेते हैं और तब हम उस प्रॉपर्टी को सेल करते हैं। को अपनी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी हमारा, तो हम दोनों के बीच में, दोनों और दोनों के बीच में कोई भी कंडीशन जनरली, और जो प्रॉपर्टी जब हम गिफ्ट करते हैं तो जनरली क्या देखा जाता है कि या स्टैम्प ड्यूटी बचाने के चक्कर में इसको भी गिफ्ट डीड जब करते थे तो उस टाइम पर स्टैम्प ड्यूटी एग्जम्प्टेड थी। बट कुछ समय पहले अब जो हमारी केंद्र सरकार है, उस प्रावधान क्या है कि रिलेशन में प्रॉपर्टी देते हो तो आप ड्यूटी से बच पाओगे, और यदि आप किसी और को आप गिफ्ट करते हो कोई प्रॉपर्टी,
तो उसका जो भी स्टैम्प ड्यूटी का प्रोविजन है, जैसे हम किसी मैन के फेवर में करते हैं तो वो 6% स्टैम्प ड्यूटी जाती है, और वुमेन के फेवर में करते हैं तो 4% की जो स्टैम्प ड्यूटी है वो जी। देनी होगी। वो इसलिए है क्योंकि गिफ्ट डीड का दुरुपयोग को बचाने के लिए ये चीजें केंद्र सरकार ने और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी अब इसका रेफर किया था, उसके बाद से यह नियम लागू हुआ। जी। और तो हाँ, इसमें बस यही है कि जो ब्लड रिलेशन में जो हम भाई, माता पिता और जो ब्लड है वो उनसे हम और टैक्स से बच सकते हैं केवल। जी जी। तो क्या गिफ्ट डीड को चुनौती भी दी जा सकती है विकास जी? देखिए, यदि कोई भी गिफ्ट डीड किसी दबाव में, डर में, और हमने को कुछ ऐसा बहकावे में लेकर अगर गिफ्ट डीड बनवाई है तो वह गिफ्ट डीड 100% चैलेंज हो सकती है, क्योंकि जब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जो एक्ट है इस पर हमारे कुछ कॉन्ट्रैक्ट के जो नियम है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के, वो लागू होते हैं। तो उसमें उसको हिंदी में अगर कहें तो भारतीय संविधान, उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं कि हम जब भी कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेंगे या कोई भी हम एक दूसरे के साथ, तो वो एग्रीमेंट ना तो कोई दबाव में हो, ना किसी डर में हो, और ना किसी ऐसे बहकावे में हो कि तो हम, यदि वो उन सब चीजों के अंतर्गत किया गया है तो डेफिनेटली गिफ्ट डीड को माननीय अपने न्यायालय में हम उसको चैलेंज कर सकते हैं। जी जी। तो गिफ्ट डीड जब देते हैं तो कौन दे सकता है, किसे दे सकता है, इसके बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, सेक्शन 5 है ऑफ द ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट। एक लिविंग पर्सन, कोई भी एक ऐसा मनुष्य या आदमी या औरत जिसमें की कोई इंडिविजुअल हो, कोई कंपनी हो या कोई भी एक एसोसिएशन और बॉडी हो, वो एक से दूसरे को कोई भी ट्रांसफर कर सकता है। दूसरा मतलब कि कोई पर्सन, कोई दूसरी कंपनी, उसको हम, एक लिविंग पर्सन दूसरे लिविंग पर्सन को कोई भी गिफ्ट ट्रांसफर कर सकता है, और ट्रांसफर है वो जाता है इमीडिएटली। जैसे हम किसी को गिफ्ट डीड बनाते हैं तो प्रभाव से उसका जो राइट है वो उस दूसरे पर्सन के पास आ जाता है। जी जी। तो गिफ्ट डीड पर इनकम टैक्स भी लगता है क्या? जब आप देते हैं तो इनकम टैक्स लगाया जाता है क्या? एक्चुअल में क्या है कि कुछ चीजें हमारे कानून, जो भारतीय कानून है, किसी भी कानून का उपयोग भी होता है और दुरुपयोग भी होता है। तो इनकम टैक्स में एक प्रोविजन ऐड किया गया था कि कोई भी साल में एक बार हम कोई भी जो गिफ्ट ले सकते हैं, बट उसकी जो कॉस्टिंग है वो 50,000 तक यदि है तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। यदि जैसे ही वो लिमिट 50,000 क्रॉस कर जाती है तो उसके इनकम टैक्स स्लैब है वो हमारे जो सीए साहब हैं उनके पास, क्योंकि ये अपडेट होती रहती है या कोई भी अमेंडमेंट चेंज आता है, तो 50,000 के ऊपर जैसे ही लिमिट क्रॉस होगी तो उसके बाद हमें उस पर टैक्स पे करना जरूरी होता है। जी जी। तो जब गिफ्ट दिया जाता है तो क्या आप अपनी गिफ्ट दी हुई प्रॉपर्टी को वापस भी ले सकते हैं, कि इसको लेकर भी कुछ कहा गया है क्या? नहीं, देखिए ऐसा है, तो उसके बाद बहुत अच्छी हुई चांसेस होते हैं कि हम उसको वापस लें, यदि हमने उसमें कोई ऐसा क्लॉज डाला हो कि भाई उस गिफ्ट का कुछ यूज नहीं किया जाए, अगर उसका कुछ मिस यूज किया जा रहा है या उसको गलत काम के लिए किया जा रहा है, जिससे कि हमारी भी खराब होती है और गिफ्ट देने वाले की भी छवि खराब होती है, और हमारी उस प्रॉपर्टी से कोई विशेष, कोई हमारी पहचान जुड़ी हुई है और उसका वो आगे उसको इस तरह से यूज करते हैं, तो इस तरह के एक्सट्रीम केसेस में ही केवल गिफ्ट को वापस दिया जा सकता है। अन्यथा बहुत कम चांस होते हैं कि हम जो गिफ्ट दिया है उसको वापस ले पाए। जी जी। तो अगर आप प्रॉपर्टी गिफ्ट में दे रहे हैं तो क्या डीड रजिस्टर्ड कराना भी जरूरी होता है? जी हाँ, जब तक हम गिफ्ट डीड को रजिस्टर्ड नहीं कराते तब तक वह मान्य नहीं होता।
और हमें जब भी हम कोई गिफ्ट और जो दूसरा बंदा गिफ्ट लेता है डोगी, तो हम कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिक्वायर होते हैं। हम जो जी यदि जी। हम प्रॉपर्टी की बात करें तो उसकी सेल डीड की कॉपी हम साथ में लगाते हैं, और उनका पहचान पत्र, आधार कार्ड और पैन कार्ड नंबर लेते हैं। और जी जी। उसके अलावा हम दो गवाहों के साइन हम्म। कराते हैं, और रजिस्टर्ड होती है रजिस्ट्रार ऑफिस में। वहाँ हम्म। पर हम सब जो गिफ्ट देता है, जो गिफ्ट लेता है, दो गवाहों को जाना होता है, और फोटोग्राफ्स होते हैं। और इस काम जो नॉर्मल प्रोसेस है, 100 रुपीज से स्टार्ट होता है। जो स्टैंप की जो ड्यूटीज है, वो जो अटेस्टेशन है, जी जो जी। भी छोटे खर्चे हैं जो कोर्ट में जब जाने के बाद जो रजिस्टर्ड होते हैं, उसकी एक पर्टिकुलर फीस होती है। वो हमें रजिस्टर ऑफिस में या तो ई फीस के माध्यम से या वहाँ पर एक अपना रिसिप्ट लेकर हम फीस जमा कराते हैं, जो कि एक सभी के लिए एक सामान्य प्रक्रिया है। वो कोई जी बहुत जी। ज्यादा नहीं होता, बट जो हम एक रेवेन्यू में जो जी जाती जी। है वो हम फीस वहाँ जमा कराते हैं। हम्म। और उसके बाद एक कॉपी वहाँ जमा हो जाती है, एक कॉपी हमें मिलती है। जी। तो एक कॉपी एक डोनर को, एक डोनी को मिलती है, और उसके बाद गिफ्ट मान्य होता है। जी बिल्कुल, एक समान प्रक्रिया के तहत रजिस्टर्ड कराना जी जरूरी होता है। विकास जी, अगला सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे कि गिफ्ट के मामले में क्योंकि संपत्ति के बदले में कोई पैसा नहीं लिया गया है, तो क्या पार्टियों को वास्तव में स्टैंप शुल्क का भुगतान करना चाहिए? और साथ ही साथ पहले आप ये भी बताते चलिए कि आखिर स्टैंप ड्यूटी चुकानी कितनी जरूरी होती है गिफ्ट डीड में? जी, देखिए, आपने जो क्वेश्चन किया है, इसमें एक चीज मैं इम्पोर्टेंट ऐड करना चाहता हूँ। जब भी जो गिफ्ट करता है, जो डोनर होता है, उसको शुल्क अदा करना उसकी ड्यूटी होती है, ना कि जो गिफ्ट प्राप्त करता है, रिसीव करता है, उसकी कोई होती। तो सबसे प्राइम जो ड्यूटी है वो डोनर की है। जो गिफ्ट करता है उसको जो भी सामान्य प्रक्रिया हो, को कोर्ट रजिस्ट्रेशन, जो हम अपना डॉक्यूमेंट रजिस्टर कराते हैं, उसमें देखकर, और जो स्टाम्प ड्यूटीज पे करनी होती है, वो ड्यूटी एक डोनर की होती है। नंबर 2, यदि जो गिफ्ट डीड है वो बिटवीन द फैमिली मेंबर्स है, ब्लड रिलेशन में है, तो वहाँ पर केवल एक सामान्य प्रक्रिया के तहत जो स्टाम्प ड्यूटी या रजिस्ट्रेशन फीस जाती है या डॉक्यूमेंटेशन फीस जाती है, वो पे करनी होती है। यदि हम किसी अन्य पर्सन जो कि अदर देन द ब्लड रिलेशन है, उसमें यदि किसी को भी करते हैं, तो उसमें डोनर जो गिफ्ट दे रहा है उसकी ड्यूटी, पूरी स्टाम्प ड्यूटी अदा करे, अन्यथा उस केस में वह गिफ्ट डीड अमान्य या ठीक। जी जी। तो अगर स्टैंप ड्यूटी चुकाई जानी है तो पेमेंट ऐसे में कौन करता है, देने वाला या फिर लेने वाला जो डीड होती है उसे? जो गिफ्ट डीड बना रहा है, जो डोनर है, उसकी ड्यूटी होती है वो ई कोर्ट स्टाम्प ड्यूटी पे करे, और जो भी या कल हम ले सकते हैं, या हम वहाँ पर भी रजिस्टर ऑफिस में जाकर भी रिसिप्ट जमा कराकर भी जो भी ड्यूटी बनती है एज पर द कैलकुलेशन, वो डोनर जो गिफ्ट कर रहा है उसकी ड्यूटी होती है कि वह उस स्टाम्प ड्यूटी को पूरा पे करे, ताकि जी जो जी। राजस्व, जो रेवेन्यू है, उसको किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान न हो। जी जी। तो अगर आप अपनी प्रॉपर्टी किसी परिवार के सदस्य को दे रहे हैं या फिर किसी रिश्तेदार को दे रहे हैं, तो क्या स्टैंप ड्यूटी का भुगतान करना होगा तब भी? नहीं, अधिकतर क्या हो रहा है अभी कुछ समय तक, जब स्टाम्प ड्यूटी के दो मुख्य, आपको पहले बात क्लियर करना चाहता हूँ जी। कि जब भी कोई गिफ्ट डीड बनाते हैं, गिफ्ट देते हैं, कि मेंबर मतलब रिश्तेदार का मतलब जो भाई बहन, माँ जी। बाप, कोई भी हमारा जो क्लोज रिलेशन में का है, जो ब्लड से संबंध है, यदि हम कुछ गिफ्ट देते हैं तो उस पर हमारी कोई स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगती। यदि उनको गिफ्ट देते हैं तो उस पर जो सामान्य प्रक्रिया, जो सेल डीड में जो स्टैम्प ड्यूटी जाती है, 4% वुमेन और 6% मैन, वो सामान्य प्रक्रिया उन पर लागू की जाती है। और इसके अलावा जो भी रजिस्ट्रेशन फीस, डॉक्यूमेंटेशन, ड्राफ्टिंग फीस या जितनी फीस होती है, वो डोनर को ही पे करनी होती है।
और यदि हम ब्लड रिलेशन में है तो हम कई बार क्या है, टैक्स को बचाने के चक्कर में या अपनी कुछ ऐसी फॉर्मेलिटीज को पूरी करने के लिए भी करते हैं, तो उससे ये होता है कि एक गार्ड होता है जो कुछ चाहते हैं और उसमें टैक्स भी बचाना चाहते हैं और स्टैम्प ड्यूटी बचाना चाहते हैं। तो अधिकतर इसका जो अमूमन आप देखेंगे गिफ्ट रिश्तेदारों में और ब्लड रिलेशन में ही अधिकतर दी जाती है, क्योंकि जब हम किसी को देते हैं उसके बाद स्टैम्प ड्यूटी जब पूरी जाती है तो फिर वहां पर क्या है कि क्वेश्चन आता है कंसिडरेशन का, कि हम बदले में यदि उनसे कुछ ले रहे हैं तो फिर वहां पर जो पर्सन है फिर वो सेल डीड ही कराना उचित समझता है, ना कि गिफ्ट डीड। क्या होता है, गिफ्ट डीड में जब हम गिफ्ट किसी को देते हैं तो उसके बदले में हम उससे कुछ नहीं लेते हैं। जी जी, नो कंसिडरेशन बिटवीन द डोनर। जी, तो जब हम गिफ्ट देते हैं तो क्या तुरंत वो गिफ्ट लागू हो जाता है, जो मालिक होता है उस पर से उसका स्वामित्व तुरंत ही खत्म हो जाता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन पूछा। जैसे ही गिफ्ट डीड रजिस्टर्ड होती है तुरंत प्रभाव से उसका जो स्वामित्व है, जो उसकी ओनरशिप है, वो डोनी के पास चली जाती है। और क्योंकि उसका जो रजिस्ट्रेशन जैसे हम कराते हैं उसका 1 से 2 दिन का प्रोसेस होता है कि जैसे वो अपडेट होती है और हमें सर्टिफाइड कॉपी जैसे मिल जाती है, सर्टिफाइड कॉपी प्राप्त करने के तुरंत बाद से ही जो हमारा स्वामित्व, जो हमारा ऑनरशिप है, वो खत्म हो जाता है। जी जी, तो भारतीय कानून के तहत गैर रिश्तेदारों के बीच गिफ्ट को कानूनी नहीं माना जाता है, इसके बारे में जानना चाहेंगे कुछ? देखिए, इसमें कुछ जटिलताएं हैं कि कानून की जटिलता ये थी कि जब यह कानून लागू किया गया था कि गिफ्ट डीड में हम किसी भी प्रकार की कोई भी स्टैम्प ड्यूटी या टैक्स से इसको एग्जेम्प्ट करें, तो उस समय लोगों ने इसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया था। बट 2018 के अंदर कुछ जजमेंट इस तरह से आई, माननीय उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय ने भी हर स्टेट में एक्चुअली में क्या है कि जब गिफ्ट डीड का जो रूल और रेगुलेशन है ये बेसिकली क्या है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है और हर राज्य की सरकार अपने हिसाब से ड्यूटीज को अप एंड डाउन करती है, कितना कहीं 4% है, कहीं 5 है, कहीं 6 है, किसी केस में एग्जेम्प्ट किया गया है, किसी राज्य में नहीं किया गया है, क्योंकि ये जो हमारा इशू विषय है यह राज्य सरकार के स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। तो जो अन्य जो आप अदर देन द रिलेटिव्स हैं, जब हम उनको कोई गिफ्ट करते हैं तो उसमें हमारी जो स्टैम्प ड्यूटी है वो एज पर द सेल डीड की तरह ही पे करनी होती है। जब मैं दिल्ली का एग्जाम्पल की बात करता हूँ तो दिल्ली में 4% और 6% का रेशो फिक्स किया गया है, 4% वुमेन और 6% फॉर मैन। तो उसमें क्या होता है कि जब हम गिफ्ट डीड किसी को करते हैं तो उस गिफ्ट डीड की कुछ 2 या 3 4 ऐसी मुख्य शर्तें हैं, जो कि जब हम जो डोनर है वो डोनर 18 साल से ऊपर हो, दूसरा हमारे और उसके बीच में कोई भी ऐसी कंसिडरेशन या लेन देन ना हो, तीसरा उसमें कुछ ऐसी कंडीशन ना हो कि जो गिफ्ट की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल ना करें, और नंबर 4 जो भी गिफ्ट डीड की जाए वो किसी डर के, दबाव के और बिना किसी बहकावे के की जाती है जी। और 5वां वो गिफ्ट डीड रजिस्टर्ड हो। तो ये 5 ऐसी मुख्य चीजें हैं जो एक आप को जानना बेहद जरूरी होता है। और भारतीय कानून में हम ये नहीं कह सकते कि जो अन्य रिश्तेदार है वहाँ पर गिफ्ट डीड लागू नहीं होती, लागू होती है, बट उसकी कुछ रिक्वायरमेंट, कुछ मान्यताएं होती हैं, उनको या तो जो गिफ्ट डीड करते हैं या प्राप्त करें उनको अपने एडवोकेट से सलाह करनी चाहिए, और एडवोकेट एक प्रॉपर ड्राफ्टिंग करके देते हैं और उनको बताते हैं कि भाई क्या आपके लिए सेफ गार्ड हैं क्या नहीं है। तो अक्सर क्या है, लोग आजकल बिना एडवोकेट के गूगल से सर्च करके अपने हिसाब से फाइल एप्लीकेशन करते हैं, तो वहाँ उन लोगों को थोड़ी दिक्कत आती है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया विकास जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत अहम जानकारी आपने दी गिफ्ट डीड से जुड़ी हुई, और मुझे उम्मीद है हमारे दर्शकों को काफ़ी फायदा इससे ज़रूर पहुंचा होगा। इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।